हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम आ चुका है एसएससी जीडी और यूपीएसआई। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का मैराथन क्लास, साथ ही साथ कुछ अदर क्रूशियल पॉइंट भी हैं। ठीक है, इस क्लास को अच्छे से फॉलो करना है और लास्ट तक फॉलो करना है। देखिए, यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी छात्रों के लिए। यदि आप यूपी टेट या सी टेट जैसे भी एग्ज़ामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास को ज़रूर फॉलो करिएगा और लास्ट तक फॉलो करिएगा। हाँ, आपके लिए एक नई सूचना ये है, एक और सूचना है आपके लिए। एक सूचना ये है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो जो आपको 100 रुपीज़ पे करना है वो आपको नहीं पे करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ को पा सकते हैं। लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा, एक कंडीशन है कि कम से कम आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाइए या खुद करिए। ठीक है, 5 लोगों से आप सब्सक्राइब करके आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। 5 लोगों से सब्सक्राइब करके या 5 लोगों से सब्सक्राइब करवा के आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमने ऐसा कर दिया है, हमने सब्सक्राइब करवा दिया है। ठीक है, आप हमें पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ शेयर कर दीजिए, बस इतना आप लिख दीजिएगा, हम आपको पूरी पीडीएफ शेयर कर देंगे आज की, और जो पहले वाली पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो बस इतना से आपको काम करना पड़ेगा। देखिए, मैंने ऐसा क्यों किया है, इसलिए मैंने ऐसा किया है क्योंकि आप इस पीडीएफ के महत्व को समझें। जब व्यक्ति फ्री में कोई चीज़ें पाता है तो उसके महत्व को नहीं समझता है। मैंने देखा है, ठीक है, पिछले कितने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, कितने दिनों से मैंने सारी चीज़ें किया है फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए, लेकिन उसके महत्व को लोग नहीं समझते हैं, बस उसे ऐसे ऐसे और वैसे समझकर निकल जाते हैं। ठीक है, तो जब आप कुछ करके कोई चीज़ें पाते हैं तो उसके महत्व को आप ज़रूर समझते हैं। चलिए, आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। ठीक है, सभी छात्र लास्ट तक क्लास को देखेंगे, कोई भी छात्र बीच से छोड़कर नहीं जाएगा। यदि जिसको जाना है अभी जा सकता है, ठीक है, लेकिन बीच में नहीं जाएगा, बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। चलिए, आइए बात करते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की बात करते हैं। तो देखा जाए तो पृथ्वी के वायुमंडल में 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। वे कौन कौन सी हैं, जैसे कि बात करते हैं क्षोभ मंडल। पहली मंडल कौन सी है या पहली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। दूसरी बात याद रखिएगा, दूसरी परत कौन सी है, समताप मंडल है, जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। और तीसरी परत की बात करते हैं तो उसे मध्य मंडल कहा जाता है, जिसे मीसोस्फियर कहा जाता है। और चौथी परत की बात करते हैं जिसे आयन मंडल कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसे आयनोस्फीयर कहा जाता है। और पांचवी परत की बात करते हैं तो इसे बाह्य मंडल कहा जाता है, जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, ये 5 प्रकार की जो परतें आपको दिख रही हैं, ये 5 प्रकार की परतें जो दिख रही हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आपको समझना है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, तो देखते चलिए एक बार फिर से। ये रही आपकी जो परत है, ये जो पहली परत आपको दिख रही है, ये क्षोभ मंडल है। और दूसरी परत कौन सी है, समताप मंडल है। और तीसरी परत कौन सी है, मध्य मंडल है। और चौथी परत कौन सी है मेरे प्रिय साथियों, आयन मंडल है। और पांचवी परत कौन सी है, बाह्य मंडल है। देखिए, ये पांचों परतों को जरूर याद करके जाइएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा कि पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं है, निम्नलिखित से पृथ्वी का वायुमंडल का हिस्सा नहीं है, तो आप हमें बताइए। तो अगर आपको पांचों का नेम याद होगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप अन्यथा गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आइए समझते हैं इसके बारे में। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्षोभ मंडल के बारे में बात करें, क्षोभ मंडल के बारे में बात करते हैं, तो क्षोभ मंडल के बारे में बात करते हैं तो यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो इसके बारे में पहली बात है आपको क्या ध्यान रखना है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि यह ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, और भूमध्य रेखा से देखा जाए तो 18 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो दूसरी बात याद रखिएगा कि ध्रुवों से लेकर 8 किलोमीटर तक फैली हुई है, ऊंचाई तक फैली हुई है, और भूमध्य रेखा से देखा जाए तो 18 किलोमीटर तक फैली हुई है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में कि यहाँ पर क्या होता है, क्षोभ मंडल में क्या होता है कि सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा,
क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बात करते हैं कोहरे का बनना, ठीक है, बादल का बनना या बादल का फटना, ठंड का होना, बारिश का होना, तूफान का आना, ये आदि प्रकार की यहाँ जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो यहीं पर होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्षोभ मंडल की मुख्य विशेषता क्या है? पहली विशेषता ये ध्यान रखना है आपको कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और दूसरी बात याद रखना है कि यहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, यहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बातें ध्यान रखते हैं, देखिए जो महत्वपूर्ण है वही आप समझिए, हैं तो बहुत सारी चीज़ें, आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़ना, ठीक है। तो धूल के कण, जल वाष्प और अन्य अशुद्धियाँ जैसे चीज़ें यहीं पर पाई जाती हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है, तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है। तो इसमें आपको केवल और केवल 2 से 3 पॉइंट याद रखना है, 2 से 3 बिंदु को याद रखना है। पहली बात हमने आपको बताया कि क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ध्रुवों से लेकर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, और साथ ही साथ भूमध्य रेखा से लेकर 18 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इसमें नेक्स्ट बात याद रखना है आपको, यहाँ पर सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं, इस बात को जरूर याद रखिएगा, जैसे कि कोहरे का बनना, बादल का बनना या बादल का फटना, ठीक है, या ठंड का होना, एक तरीके से बारिश का आना और तूफान आना, ये सारी मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं, इस बात को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल कोई भी छात्र भूलेगा नहीं, ठीक है, इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान करके जाइएगा, आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है, पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें जिस हवा में सांस लेते हैं यहीं पर मौजूद है, देखिए ध्यान रखिएगा, जिस हवा से हम, जैसे ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं और यहीं पर वो मौजूद है, कहाँ पर? क्षोभ मंडल में ही, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो सबसे पहली गैस कौन सी पाई जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। तो कई बार एग्जाम में यह पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैसें कौन सी पाई जाती हैं, तो वो है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। 78% ध्यान रखिएगा, 78% ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद दूसरी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जो 20.92% पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी गैस की बात करते हैं तो ऑर्गन पाई जाती है, ऑर्गन गैस। चौथी की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, और नेक्स्ट की बात करते हैं नियान गैस पाई जाती है, और हीलियम गैस, ओजोन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो मैंने आपको बताया नाइट्रोजन गैस के बारे में, फिर मैंने आपको बताया ऑक्सीजन गैस के बारे में, फिर मैंने आपको बताया ऑर्गन गैस के बारे में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, फिर नियान के बारे में हमने आपको बताया, फिर हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन गैस के बारे में हमने आपको बता दिया। देखिए आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप इसे घटते क्रम में लगाइए या घटते क्रम में सजाइए। यदि आपको पता होगा, सारी गैसों के नेम पता होंगे, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर आप तुक्का लगाएंगे, तुक्का आपका गलत हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि भगवान जी हमारा साथ नहीं देते हैं, ठीक है। तो भगवान जी वाकई में किसी के साथ नहीं देते हैं, भगवान जी उसका साथ देते हैं जो मेहनत करता है अपनी पूरी ईमानदारी से, ठीक है। जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत करता है, भगवान जी उसी का साथ देते हैं और किसी का साथ नहीं देते हैं। बाकी सारी बातें झूठी है, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, ठीक है। आप कितना भी पूजा पाठ, धर्म कुछ भी करिए, ठीक है, उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। केवल और केवल एक तरीके से आप में ही जो परिवर्तन थोड़ा बहुत आ गया, ठीक है, नहीं तो कुछ भी, पहली बात तो कुछ भी नहीं आता है। केवल और केवल भगवान जी उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं। सिंपल सी बात हमने देखा है और अभी तक हमने यही महसूस किया है कि जिन व्यक्तियों ने मेहनत किया है उन्हीं का भगवान ने भी साथ दिया और उन्हीं का परिवार ने भी साथ दिया, उन्हीं का समाज ने भी साथ दिया, उन्हीं का देश ने भी साथ दिया है, ठीक है। और उन्हीं के साथ सभी हैं। जो मेहनत नहीं करते हैं उनके साथ कोई नहीं है, न तो भगवान है, न तो परिवार है, न समाज है, न कोई नहीं है भाई। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बात को तो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अगले मंडल की, बात करते हैं या अगले परत की बात करते हैं। तो वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है? समताप मंडल। तो वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है? समताप मंडल है। और समताप मंडल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
अब पहली बात है इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, समताप मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, बस केवल और केवल इतना ही आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं कि यह जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो दूसरी मंडल जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बातें यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो जो आपके वायुयान हैं, यानी कि जो हवाई जहाज़ है, यहीं पर उड़ाए जाते हैं, क्योंकि उड़ान के लिए यह अनुकूल स्थिति है उनके लिए, इसीलिए यहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं समताप मंडल में ही। तो कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा मंडल है या कौन सी परतें हैं जहां हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं या हवाई जहाज़ के लिए अनुकूल है, तो वो है समताप मंडल, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें तीसरी बातें ज़रूर याद रखिएगा कि यहाँ पर ओजोन परतें पाई जाती हैं, जो एक तरीके से क्या काम करते हैं, सौर विकिरण की अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है। तो ध्यान रखिएगा, सौर विकिरण की अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। अगर अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे हमारे त्वचा पर आकर पड़ती हैं तो एक तरीके से हमारी त्वचा खराब हो सकती है, या कह सकते हैं कि तमाम प्रकार की बीमारियां पैदा हो सकती है, जैसे कैंसर जैसे बीमारियां, घातक बीमारी से भी हम शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो ओजोन परत क्या करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करने का काम करती है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो पहली बात है इसमें क्या ध्यान रखना है कि समताप मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। और दूसरी बात याद रखना है कि यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और नेक्स्ट बात याद रखना है, यानी तीसरी बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर वायुयान उड़ाए जाते हैं, यानी कि हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं जो उनके स्थिति या उनके उड़ान के लिए अनुकूल स्थिति है। और नेक्स्ट बात याद रखना है, तीसरी बात याद रखना है कि यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो क्या काम करती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों यानी सौर विकिरण अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा या करता है। अब मैं आपको एक बार चित्र के माध्यम से दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी बात मैं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखिए कि ए है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के वायुयान नहीं उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ट्रोपोस्फियर, यहाँ पर सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल, यहीं पर ओजोन लेयर पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहीं पर क्या है, एक तरीके से वायुयान यानी कि हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले मंडल या तीसरी परत की बात करते हैं। तो तीसरी परत कौन सी है, मध्य मंडल। तो ध्यान रखिएगा तीसरी परत कौन सी है, मध्य मंडल है, जिसे मीसोस्फीयर कहा गया। इसके बारे में थोड़ा से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है जानने वाली। तो इसके बारे में बात करते हैं तो यह वायुमंडल की तीसरी परत है। तो मध्य मंडल जो है, मीसोस्फीयर जो है, वायुमंडल की तीसरी परत है, जो समताप सीमा के ऊपर है, जो समताप मंडल के सीमा के ऊपर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसकी ऊंचाई देखा जाए तो लगभग 80 किलोमीटर तक है। तो इसकी ऊंचाई देखा जाए तो लगभग 80 किलोमीटर है। और इसके बारे में एक और बातें ध्यान रखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, वो है अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड जो हैं इसी परत में जलते हैं। तो अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्कापिंड हैं इसी परत में जलते हैं, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इस मंडल में ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान में दोबारा गिरावट आने लगती है। तो तापमान में ऊंचाई के साथ क्या होता है कि तापमान में जितना आप ऊंचाई पर जाएंगे, तापमान में उतना ही एक तरीके से पुनः दोबारा गिरावट आने लगती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि मीसोस्फीयर के बारे में हमने आपको बताया कि यहाँ पर एक तरीके से हमने आपको बताया क्या क्या बता दिया। यहाँ पर एक बातें ध्यान रखना है, हमने आपको बताया कि यहाँ पर उल्कापिंड के अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड जो हैं इसी परत में जलते हैं। तो एक तरीके से मध्य मंडल में ही एक तरीके से क्या होता है, उल्कापिंड यहीं पर जलते हैं, मीसोस्फीयर में, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं चौथे मंडल या चौथी परत की बात करते हैं कि चौथी परत कौन सी है। ठीक है, तो हमने आपको 2, 3 के बारे में बता दिया। अब आइए बात करते हैं चौथी परत के बारे में या चौथे मंडल के बारे में। देखिए चौथे मंडल के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं तो यह 60 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इस परत पर छोटी रेडियो तरंगें परावर्तित की जाती हैं। तो इस परत पर देखा जाए तो छोटी रेडियो तरंगें परावर्तित की जाती हैं।
और इसी ग्रह पर संचार उपग्रह अवस्थित होते हैं। इस बात को जरूर याद रखिएगा कि आयन मंडल पर, आयन मंडल में ही या आयन मंडल के परत में ही क्या है, संचार उपग्रह अवस्थित होते हैं। संचार उपग्रह अवस्थित होते हैं कहाँ पर, आयन मंडल में। आयन मंडल में संचार उपग्रह अवस्थित होते हैं। ये देखिए यहाँ पर संचार है और ये है आपका आयन मंडल है, तो ठीक है। तो आयन मंडल में ही संचार उपग्रह अवस्थित होते हैं, इस बात को जरूर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं एक्सोस्फीयर के बारे में बात करते हैं, यानी कि बाह्य मंडल के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पांचवी मंडल के बारे में। यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप लोग लाइक कर दीजिए और दूसरों को भी बता दीजिए कि शशि जीएस एकेडमी पर चलिए, जहां पर प्रवीण सर पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो यह आयन मंडल, चलिए बात कर लेते हैं बहिर्मंडल के बारे में, एक्सोस्फीयर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक्सोस्फीयर के बारे में बात करें तो यह आयन मंडल के सबसे ऊपरी परत है। अभी तक इसमें किसी भी प्रकार की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। तो अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ की मुख्य विशेषता ये है कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो एक तरीके से बहिर्मंडल की मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसें पाई जाती हैं, इस बात को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया पांचों मंडलों के बारे में, यानी पांचों परतों के बारे में बता दिया है। अब आपका काम है कि इन सब चीज़ों को क्या करिए, याद करके जाइए, तब आप एग्ज़ाम में बेहतर करके आएंगे, ठीक है। या याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने 5 प्रकार की आपको परतें बता दिया, यानी कि 5 प्रकार के मंडल के बारे में हमने आपको समझा दिया और बहुत ही बेहतर तरीके से हमने आपको समझाया है। और क्लास यदि आपको अच्छी लगेगी तो आप लास्ट में ज़रूर एक बार कमेंट करके जाइएगा कि हाँ सर हमें क्लास बेहतर लगी। अब आइए बात करते हैं कि विश्व के प्रमुख नहरों के बारे में। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि विश्व के प्रमुख नहरों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक तरफ नाम है, फिर उनकी स्थिति और किनको जोड़ती हैं, यानी किसको जोड़ती हैं। अब आइए समझते हैं किसको जोड़ती हैं, इसके बारे में आइए देखते हैं। जैसे पहली नहर कौन सी है, सू नहर है। तो पहली नहर कौन सी है, सू नहर है। और सू नहर कहाँ पर अवस्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सू नहर अवस्थित है। और किसको जोड़ती है, सुपीरियर झील को ह्यूरुल झील से जोड़ती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सू नहर क्या करती है, सुपीरियर झील को ह्यूरल झील को जोड़ती है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। और सू नहर कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ईरी नहर की बात करते हैं। तो ईरी नहर कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह भी नहर है। तो सू नहर और ईरी नहर की बात करते हैं तो कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि यह इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। तो इरी झील क्या करती है, मिशिगन झील को जोड़ती है। तो इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। इरी नहर क्या करती है, इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। और यह इरी नहर है कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दो नहरें हैं, एक सू नहर है, दूसरी इरी नहर है, ठीक है। तो सू नहर के बारे में हमने आपको बताया कि सुपीरियर झील को ह्यूरल झील से जोड़ती है और इरी नहर जो है ये इरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नहर की बात करते हैं तो कील नहर है। और कील नहर कहाँ पर अवस्थित है, तो जर्मनी में है। तो कील नहर कहाँ पर अवस्थित है, तो जर्मनी में है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है। तो कील नहर जो है जर्मनी में है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डॉन वोल्गा नहर की बात करते हैं। तो यह कहाँ पर है, रूस में है और रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच में है। नेक्स्ट बात करते हैं केपी नहर की बात करते हैं। तो केपी नहर जो है भारत में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। तो केपी नहर जो है भारत में है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। और नेक्स्ट बात करते हैं स्वेज नहर। सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वेज नहर कहाँ पर है, तो मिस्र में है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। तो स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। और भैया पनामा नहर का तो याद करके आपको जाना ही चाहिए। तो पनामा नहर की बात करते हैं तो यह कहाँ पर अवस्थित है या स्थित है, तो पनामा में ही स्थित है। अटलांटिक महासागर
और प्रशांत महासागर के मध्य में है या क्या बीच में है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में कौन सी नहर है? पनामा नहर है, जो कि पनामा में ही स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको बताया सू नहर, इरी नहर, कील नहर, डॉन बोल्गा नहर, केपी नहर, सुएज नहर और पनामा नहर। एक बार फिर से याद कर लीजिएगा। अब किनको जोड़ती हैं चाहे आप छोड़ दीजिए, एक बार आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लीजिए कि कौन सी नहर कहाँ पर अवस्थित है, क्योंकि एसएससी जीडी में आपके एग्ज़ाम में इतना ही पूछा जाएगा। हाँ, अगर आपको यूपीएसआई एग्ज़ाम देना है तो यूपीएसआई के लिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन किसको जोड़ता है, ठीक है, या कौन किससे जोड़ती है। तो सू नहर की बात हमने आपको बताया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और इरी नहर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और कील नहर जो है एक तरीके से जर्मनी में है। डॉन वोल्गा नहर कहाँ पर है? रूस में है। केपी नहर कहाँ पर है? भारत में है। और सुएज नहर कहाँ पर है? मिस्र में है। और पनामा नहर कहाँ है? पनामा में ही है। तो आपको ज़्यादा याद रखना है, अगर एसएससी जीडी वाले हैं तो एसएससी जीडी वालों इस बात को, आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि सुएज नहर जो है मिस्र में स्थित है, और किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। और इसी को यदि आप यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट वाले भी इसी को याद रखेंगे। पनामा नहर को भी याद करके जाइएगा। पनामा नहर कहाँ पर स्थित है? पनामा में है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य में है, ठीक है। और डॉन बोल्गा नहर पूछी जाती है कहाँ पर है? रूस में। वैसे तो पूछे सारे जाते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप 2-4 भी याद करके जाते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। चलिए बात करते हैं विश्व की जल संधियों के बारे में। बात करते हैं कि विश्व की प्रमुख जल संधियाँ कौन कौन सी हैं। तो एक तरफ जल संधि है, दूसरी तरफ किनको जोड़ती है, और तीसरी तरफ स्थिति कहाँ पर है। तो मलक्का जल संधि की बात करते हैं तो अंडमान सागर व दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, और कहाँ पर स्थित है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं पाक की बात करते हैं, पाक जल संधि की बात करते हैं तो पाक खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, पाक जल संधि जो है पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, और कहाँ पर स्थित है? एक तरीके से भारत और श्रीलंका में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, भारत और श्रीलंका में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सुंडा जल संधियों की बात करते हैं। तो सुंडा जल संधि जो है जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, और कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट बात करते हैं कुक जल संधि की बात करते हैं तो दक्षिण प्रशांत महासागर में है और न्यूजीलैंड में है, ठीक है। बेरिंग जल संधि की बात करते हैं तो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है, और कहाँ पर? अलास्का रूस में है। नेक्स्ट बात करते हैं डेविस की बात करते हैं। डेविस जो है बैफिन की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, और कहाँ पर है? ग्रीनलैंड कनाडा में। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरिडा की बात करते हैं तो मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, और कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा में। हार्मुज जल संधि की बात करते हैं, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, और कहाँ पर है? ओमान ईरान में। नेक्स्ट बात करते हैं हडसन की बात करते हैं, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर कहाँ पर है? कनाडा में। जिब्राल्टर जल संधि की बात करते हैं तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में को जोड़ती है, और स्पेन और मोरक्को में है। फार्मोसा जल संधि की बात करते हैं तो दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, और यह कहाँ पर है? चीन ताइवान में है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको कौन कौन से याद रखना है एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है मलक्का जल संधि, पाक जल संधि और सुंडा जल संधि, फिर उसके बाद बेरिंग जल संधि आप याद करके जाइएगा। फ्लोरिडा जल संधि ज़्यादा पूछा जाता है, और हार्मुज जल संधि और हडसन, और उसके बाद आप याद रख लीजिएगा फार्मोसा जल संधि, ठीक है। तो इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप 5 लोगों से क्या करिए? सब्सक्राइब करवाइए, या सब्सक्राइब खुद कर दीजिए 5 लोगों से, ठीक है। और हाँ, आप हमें लिख कर भेज दीजिएगा, सर हमें पीडीएफ शेयर कर दीजिए, हमने एक तरीके से अपना काम कर दिया है, ठीक है। चलिए अब आइए बात करते हैं विश्व के प्रमुख पठार और उनकी स्थिति के बारे में। विश्व के प्रमुख पठार और उनकी स्थिति के बारे में बात करते हैं तो एशिया माइनर का पठार की बात करते हैं तो यह कहाँ पर है? तुर्की में है। तो एशिया माइनर का पठार कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, तुर्की में है। आनातोलिया का पठार भी तुर्की में ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से पठार एक तरीके से तुर्की में है। तो एशिया माइनर का पठार, आनातोलिया का पठार कहाँ पर है? तुर्की में ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं मसेटा का पठार। मसेटा पठार कहाँ पर है? स्पेन में है।
नेक्स्ट बात करते हैं चियास पास पठार कहाँ पर अवस्थित है या स्थित है, दक्षिण मैक्सिको में है। और अगली बात करते हैं तो सारे अमेरिका में ही पठार हैं, ठीक है। तो ये सारे अमेरिका में पठार हैं। कौन कौन से, अलास्का या यूक्रेन का पठार, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो का पठार, ये सारे पठार जो हैं एक तरीके से अमेरिका में हैं। तो इसको अगर याद करना है तो एक फार्मूला हम बना देते हैं, ए के जी, ठीक है, या एक तरीके से हाँ ए के जी के याद कर लीजिएगा, ए के जी के याद कर लीजिएगा। देखिए इसके फॉर्मूला अगर इसको याद करना है तो अमेरिका के पठारों को याद करना है तो ए के जी के याद कर लीजिएगा। ए के जी के तो भूलेंगे ही नहीं आप। ए मतलब हो जाएगा अलास्का, ए मतलब हो जाएगा अलास्का, और के मतलब हो जाएगा कोलंबिया का पठार, जी मतलब हो जाएगा ग्रेट बेसिन, और के मतलब हो जाएगा कोलोराडो का पठार। और ए के जी के जो हैं इस कहाँ पर पठार हैं, अमेरिका में है। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल यही, सॉरी, इसका फॉर्मूला यही है। मसेटा का पठार वैसे याद कर लीजिएगा, स्पेन में ही है। और एशिया अनातोलिया जो है वो तुर्की में है। तो एशिया अनातोलिया पठार कहाँ पर है, तुर्की में है। इस बात को ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। वैसे सारे याद कर लीजिएगा, मुझे लगता है अब आपको याद ही हो गया होगा, अब आप भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने बिल्कुल आसान भाषा में इसको आपको समझा दिया कि कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है। तो हमने आपको बता दिया कि एशिया माइनर का पठार, अनातोलिया का पठार तुर्की में है, मसेटा का पठार आपका है स्पेन में, और चियास पास का पठार कहाँ पर है, तो ची याद कर लीजिएगा दक्षिणी मैक्सिको को। और ए के याद कर लीजिएगा, कम से कम ए के भी याद करके जाते हैं तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछे तो आप सही कर लें, ठीक है। तो ए के मतलब हमने आपको बताया अलास्का या यूक्रेन का पठार, कोलंबिया का पठार, और जी फॉर हमने आपको बताया ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो का पठार, के फॉर हमने आपको बता दिया कहाँ पर है, अमेरिका में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीनलैंड का पठार। ग्रीनलैंड के पठार की बात करते हैं तो ग्रीनलैंड में ही है। पमीर का पठार की बात करते हैं तिब्बत में, तो इसको हम पहले से ही जानते हैं। मैक्सिको का पठार की बात करते हैं, मैक्सिको में ही है। और मंगोलिया की बात करते हैं तो मंगोलिया में ही है। तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस जो नाम है वहीं पर है, ठीक है। जो नाम जैसा है उसी के नाम पर रखा गया है, बस इतना याद कर लीजिएगा। बोल्बिया की पठार की बात करते हैं तो बोल्बिया में ही है। दक्कन का पठार की बात करते हैं तो भारत में है। ईरान के पठार की बात करते हैं, ईरान में ही है। नेक्स्ट बात करते हैं अबिसीनिया का पठार कहाँ है, इथोपिया या सोमालिया में है। मेडागास्कर का पठार कहाँ है, मेडागास्कर अफ्रीका में ही है। ऑस्ट्रेलिया का पठार कहाँ पर है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया याद कर लीजिएगा। देखिए ऊपर के सारे पठार याद कर लीजिएगा, ये सब तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, बस 1 से 2 बार आप क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। ग्रीनलैंड का पठार ग्रीनलैंड में, पमीर का पठार तिब्बत में, मैक्सिको का पठार मैक्सिको में, मंगोलिया का पठार मंगोलिया में, बोल्विया का पठार बोल्विया में, दक्कन का पठार भारत में, ईरान का पठार ईरान में, और अबिसीनिया का पठार इथोपिया व सोमालिया में है। मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया का पठार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। इस बात को ज़रूर याद करके जाइएगा। देखिए पठार बिल्कुल आसान थे, अब मुझे नहीं लगता आप भूलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं कि विश्व की कौन सी प्रमुख नदियाँ या प्रसिद्ध नदियाँ हैं। जैसे कि बात करते हैं नील नदी की बात करते हैं, नील नदी की बात करते हैं तो यह कहाँ से निकलती है। देखिए नदी उद्गम स्थल मतलब कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर गिरती है और कितने किलोमीटर लंबाई है। तो लंबाई आप लोग मत याद रखिएगा, लंबाई सभी लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो एक आध लंबाई याद रखना है तो रख लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादातर हम याद करते भी हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो हमें वही याद करना है जो हमें याद रहता है, ठीक है। हमें वही पढ़ना जो हमें याद रहता है, जो हमें नहीं याद रहता है ज़्यादा तो उसे हमें ज़्यादा नहीं याद करना चाहिए, ठीक है। तो इतने से अगर हमारा काम हो जाता है तो इतने में ही हम काम चला लेंगे। चलिए नील नदी की बात करते हैं तो नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ से निकल सॉरी नील नदी की बात करते हैं तो नील नदी कहाँ से निकलती है, तो विक्टोरिया झील से निकलती है। और कहाँ पर जाकर गिरती है, तो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अमेजन नदी की बात करते हैं तो कहाँ से निकलती है, एंडीज पर्वत से, यानी एडीज पर्वत से, यानी कि पेरू से, ठीक है। एडीज पर्वत पेरू में है तो एडीज पर्वत से निकलती है। और कहाँ जाकर गिरती है, अटलांटिक महासागर में। कहाँ जाकर गिरती है, कहाँ से निकलती है, इस बात को तो ध्यान ही रखना पड़ेगा। मिसिसिपी मिसौरी की बात करते हैं, मिसिसिपी मिसौरी की बात करते हैं तो इतास्का झील से निकलती है। और कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है इतास्का झील। और एक तरीके से कहाँ पर जाकर गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है।
तो मिसिसिपी मिसौरी जो है इतास्का झील से निकलेगी और मैस्को की खाड़ी में जाकर गिरेगी। नेक्स्ट बात करते हैं यांग टीसी क्यांग की बात करते हैं, तो तिब्बत के पठार से निकलेगी और कहाँ जाकर गिरेगी, चीन सागर में गिरेगी। हांगो नदी की बात करते हैं तो कुलुन पर्वत से निकलेगी और चीन की खाड़ी में जाकर गिरेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कांगो की बात करते हैं, लुआलिया व लापुलुया नदी से निकलेगी और अटलांटिक महासागर में जाकर गिरेगी। नेक्स्ट बात करते हैं नाइजर नदी की बात करते हैं, तो नाइजर नदी जो है एक तरीके से गिनी से निकलेगी और गिनी की खाड़ी में जाकर गिरेगी। नेक्स्ट बात करते हैं बोल्गा की बात करते हैं, तो बोल्गा नदी जो है बल्डाई पठार से निकलेगी और कैस्पियन सागर में जाकर गिरेगी। नेक्स्ट बात करते हैं डेन्यूब नदी की बात करते हैं, तो डेन्यूब नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलेगी और काला सागर में जाकर गिरेगी। मर्रे डार्लिंग नदी की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के आल्प्स से निकलेगी और मर्रे नदी या हिंद महासागर में जाकर गिरेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया नील नदी के बारे में बता दिया कि नील नदी निकलेगी कहाँ से, विक्टोरिया झील से, कहाँ जाकर गिरेगी, भूमध्य सागर में। और उसके बाद अमेजन नदी एडीज पर्वत से निकलेगी, अटलांटिक महासागर में जाकर गिरेगी। मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है इतास्का झील से निकलेगी और मैस्को की खाड़ी में जाकर गिरेगी। फिर हमने आपको बताया यांग टीसी क्यांग नदी जो है कहाँ से निकलेगी, तिब्बत के पठार से निकलेगी और चीन सागर में जाकर गिरेगी। हांगो नदी की बात करते हैं तो कुलुन पर्वत से निकलेगी और चीन की खाड़ी में जाकर गिरेगी। कांगो नदी जो है लुआलिया और लापुला का नदी का संगम है जो अटलांटिक महासागर में जाकर गिरेगी। नेक्स्ट बात करते हैं नाइजर नदी की बात करते हैं, तो गिनी से निकलेगी और गिनी की खाड़ी में जाकर गिरेगी। बोल्गा नदी की बात करते हैं तो ब्लाडाई पठार से निकलेगी और कैस्पियन सागर में जाकर गिरेगी। नेक्स्ट बात करते हैं डेन्यूब की बात करते हैं, डेन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट से निकलेगी और काला सागर में जाकर गिरेगी। डार्लिंग ये भी नदी है तो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलेगी और मर्रे नदी में जाकर मिलेगी। ठीक है, और मर्रे नदी की बात करते हैं, वैसे एक ही नदी है मर्रे डार्लिंग, ऑस्ट्रेलिया की नदी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मर्रे की बात करते हैं तो एक तरीके से ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलेगी और हिंद महासागर में जाकर गिरेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आइए बात कर लेते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ पर हैं और उनकी सर्वोच्च चोटी क्या है। तो हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय जो है एशिया में है और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। और कहाँ पर है, नेपाल में है। और देखिए 8,848 दशमलव समथिंग में है। ठीक है, कहीं पर 8,850 दे देता है। ठीक है, इसका डेटा आज तक कहीं पर फिक्स नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब डेटा नहीं पूछता है। नेक्स्ट बात करते हैं एडीज पर्वत की बात करते हैं, तो दक्षिणी अमेरिका में है और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अकांकागुआ है या एकांकागुआ है। और कहाँ पर अवस्थित है, अर्जेंटीना में अवस्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं काराकोरम की बात करते हैं, तो एशिया में अवस्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गाडविन ऑस्टिन K2 है और कहाँ पर है, भारत में है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करते हैं, तो इसकी स्थिति कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, माउंट कोसियुस्की है और कहाँ पर अवस्थित है, ऑस्ट्रेलिया में है। आल्प्स की बात करते हैं, आल्प्स पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो यूरोप में है और इसकी सर्वोच्च चोटी कहाँ पर कौन सी है, माउंट ब्लॉक है और कहाँ पर है, अवस्थिति कहाँ पर है, फ्रांस में है। तो हमने आपको बताया कि हिमालय कहाँ पर है, एशिया में है और उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है और कहाँ पर स्थित है, नेपाल में। फिर हमने आपको बताया कि एडीज पर्वत के बारे में बताया कि एडीज पर्वत की स्थिति कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी, अकांकागुआ है। ठीक है, और इसके बारे में हमने आपको बताया कहाँ इसकी अवस्थिति है, अर्जेंटीना में। नेक्स्ट बात करते हैं काराकोरम की बात करते हैं, तो एशिया में है और K2 गाडविन ऑस्टिन इसकी सर्वोच्च चोटी है, भारत में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में स्थिति है और सर्वोच्च चोटी क्या है, माउंट कोसियुस्की है और कहाँ पर अवस्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। फिर हमने आपको बताया कि आल्प्स पर्वत के बारे में बताया और इसकी स्थिति कहाँ पर है, यूरोप में है और सर्वोच्च चोटी के कौन सी है, माउंट ब्लॉक है और कहाँ पर अवस्थित है, फ्रांस में है। इस बात को जरूर याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व के प्रमुख घास भूमियों के बारे में बात करते हैं। देखिए
अगर आप SSC GD का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यदि आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यदि आप सीटेट या यूपी टेट जैसे एग्ज़ामों को भी देने जा रहे हैं, तो ज़रूर आप इसको याद करके जाइएगा, भूलिएगा नहीं। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए, बिल्कुल एक तरीके से स्क्रीनशॉट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको रख लीजिए, ठीक है। भले ही आपको PDF मिल जाए, आपने अपना काम करके PDF ले लिया हो, लेकिन फिर भी इसको आप अलग से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अलग से सुबह उठकर याद कर लीजिएगा। एक याद हो जाएगा, 1 नंबर पक्का आपका सही हो जाएगा, 1 नंबर पक्का आपको मिल जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात को, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि विश्व के प्रमुख घास भूमियों के बारे में। विश्व की घास प्रमुख भूमियों के बारे में बात करते हैं, तो बात करते हैं तो कैंपोज, देखिए उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र कहाँ पर घास है। देखिए पहले हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय घास के बारे में, फिर उसके बाद हम शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि के बारे में बात करेंगे और उसका क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है। तो एक बार हम इधर की पूरी बातों को देखेंगे, फिर दूसरी बात हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे इधर की पूरी बात देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, मेरी बातों को बिल्कुल आप इग्नोर मत करिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जो चीज़ें मैं आपसे बता रहा हूँ इसको आप ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो फिर से ले लीजिए। तो उष्णकटिबंधीय घास भूमि और उनके क्षेत्र कहाँ पर हैं, और फिर हम देखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि, उनके क्षेत्र कहाँ पर हैं। तो चलिए बात करते हैं उष्णकटिबंधीय घास भूमि कहाँ कौन कौन सी हैं और उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे कि बात करते हैं कैंपोज घास की बात करते हैं, तो कैंपोज घास कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। तो कैंपोज घास का क्षेत्र कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। लानोज घास का क्षेत्रफल कहाँ पर है या क्षेत्र कहाँ पर है, वेनेजुएला में है। और सवाना घास के क्षेत्र कहाँ पर है, उत्तरी अफ्रीका में है। पॉर्कलैंड की बात करते हैं, तो पॉर्कलैंड घास की बात करते हैं, उसका क्षेत्र कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। और पटाना की बात करते हैं तो श्रीलंका में है। तो आपको कैंपोज तो याद ही करना है, लानोज और सवाना तो याद करके जाना ही है। तो तीन घास को तो आपको याद करके जाना ही है, 3 घास की भूमि आपको याद करके जाना ही है। एक तो कैंपोज घास है, तो कैंपोज घास की भूमि का क्षेत्र कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। दूसरा है लानोज है, तो लानोज कहाँ पर है, वेनेजुएला में है। और तीसरा है तीसरा सवाना घास भूमि है, तो कहाँ पर है, उत्तरी अफ्रीका में है। इसको भी आप याद करके जाइएगा, इन तीनों को तो आप भूलिए ही नहीं। और अगर इन दोनों को भूल भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं जल्दी से। तो पार्कलैंड को याद करना चाहते तो याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में इसका क्षेत्र है। और पटाना की बात करते हैं तो श्रीलंका में है। नेक्स्ट बात करते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि की बात कर लेते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि की बात करते हैं तो इसका क्षेत्र कहाँ पर है। जैसे कि इसमें प्रेरी को याद करना है, प्रेरी वैसे तो इसमें के सारे याद करके जाना है। प्रेरी की बात करते हैं तो इसका क्षेत्र कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है। पंपाज घास की बात करते हैं तो अर्जेंटीना में है। स्टेपी घास की बात करते हैं तो यूरेशिया में है। वेल्ड्स घास की बात करते हैं तो दक्षिणी अफ्रीका में है। और डाउन्स घास की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ध्यान रखिएगा, प्रेरी घास कहाँ पर है, उसका क्षेत्र कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है। पंपाज घास की बात करते हैं तो अर्जेंटीना उसका क्षेत्र है। स्टेपी की बात करते हैं तो यूरेशिया को ध्यान रखिएगा। और वेल्ड्स को बात करते हैं तो दक्षिणी अफ्रीका को याद रखिएगा। और डाउन्स की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को याद रखिएगा। तो दोस्तों इन घासों को आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कि दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए या सेट कर लीजिए कि मुझे इन घासों को याद करके जाना ही है, क्योंकि मुझे 1 नंबर तो हासिल करना ही है यहाँ से, ठीक है। तो 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सीरियस है ये बात, ठीक है। यहाँ से घासों से एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब आइए बात करते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। तो बिल्कुल देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जहाँ से एग्जामिनर को पता है कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछना हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, यानी कि हमारे लिए अच्छा है या महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं पूछूंगा तो फिर कहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सेगमेंट है इसलिए पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। चलिए बात करते हैं एस्किमो जनजाति की बात करते हैं। तो एस्किमो जनजाति का क्षेत्र या देश कहाँ पर है, ठीक है, तो ग्रीनलैंड एवं कनाडा में। किर्गिज जनजाति की बात करते हैं तो मध्य एशिया में। माओरी जनजाति की बात करते हैं न्यूजीलैंड में। जुलू जनजाति की बात करते हैं नेटाल प्रशांत में या दक्षिण अफ्रीका में। और सिमांग जनजाति की बात करते हैं तो मलेशिया थाईलैंड में।
बुशमैन को तो आप लोग याद करके जाइएगा ही मेरे प्रिय साथियों। तो बुशमैन जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं जो बोत्सवाना में है। तो ध्यान रखिएगा, बुशमैन को ज़रूर याद करके जाइएगा, बुशमैन को ज़रूर याद करके जाइएगा कि कहाँ पर है इनका क्षेत्र। कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं यानी कि बोत्सवाना में। नेक्स्ट बात करते हैं यूकाधिर की बात करते हैं तो साइबेरिया की जनजाति है। और रेड इंडियन की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। नेक्स्ट बात करते हैं पिग्मीज जनजाति। भैया पिग्मीज को भी याद करके जाइएगा। और यह इसका क्षेत्र कहाँ पर है, कांगो बेसिन में है। तो कई बार एग्जाम में उल्टा पूछ लेता है कि कांगो बेसिन की जनजाति कौन सी है, तो पिग्मी जनजाति है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बोरो जनजाति को भी याद करके जाइएगा, बोरो जनजाति को भी याद करके जाइएगा, ब्राज़ील यानी अमेजन बेसिन में है। बद्दू जनजाति की बात करते हैं तो अरब में है। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी जनजाति आपको याद करके जाना है। एक तो एस्किमो जनजाति बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रीनलैंड या कनाडा इसका क्षेत्र है, ठीक है, या इससे संबंधित है। और किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में, ठीक है, इसको याद करके जाइएगा। बुशमैन को आप याद करके जाइएगा, रेड इंडियन को याद करके जाइएगा, पिग्मीज जनजाति को याद करके जाइएगा, बोरो जनजाति को याद करके जाइएगा और बद्दू जनजाति को याद करके जाइएगा। यहाँ से भी हो सकता है आपको 1 मार्क्स मिल ही जाए। चलिए अब आइए बात करते हैं कुछ नई चीज़ों के बारे में। ठीक है, नई चीज़ें क्या हैं सब पुराने ही, लेकिन अब आप जो समझने वाले हैं बहुत कुछ मैप के माध्यम से समझने वाले हैं। अब भी आपकी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल यह क्लास पूरी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आज क्लास पूरी यह कंप्लीट पीडीएफ नहीं हो पाती है, 77 पेज की है, अगर आज नहीं हो पाती है तो कल भी मैं इसको करवा दूंगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने एक एक पार्ट करवा दिया है, जैसे कि आधुनिक भारत की बात करते हैं तो आधुनिक भारत की हमने एक पार्ट करवा दिया है, दूसरा पार्ट बहुत जल्द मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का भी हमने एक पार्ट करवा दिया है तो उसका भी एक पार्ट मैं बहुत जल्द शेयर कर दूंगा। 2-3 पार्ट में आप पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं भारत की स्थिति के बारे में और उसके विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो पहली बात ही आपको याद रखना है कि भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो भारत जो है एक तरीके से एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है और यह 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यह समुद्र से 3 ओर से घिरा हुआ है। एक है हिंद महासागर, इसके दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें नहीं दिखाया गया है लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ 3 ओर से कैसे घिरा हुआ है। भारत की बात करते हैं तो एक बार मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, भारत को देखा जाए तो भारत के 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसे प्रायद्वीप देश भी कहा जाता है, इसलिए प्रायद्वीप भी कहा जाता है। देखिए इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर पूरा है, ये देखिए ये पूरा भारत का क्षेत्र है, इधर है पूरा बंगाल की खाड़ी, इधर है हिंद महासागर, इधर है अरब सागर। ठीक है, तो इसीलिए यह 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो 3 तरफ से घिरा हुआ है जल से। तो इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है हिंद महासागर इसके दक्षिण में, फिर इसके पश्चिम में देखा जाए तो अरब सागर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वही बातें वहाँ पर की जा रही थी। चलिए अब आइए समझते हैं नेक्स्ट बातों के बारे में बात देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ों के बारे में देखते हैं कि भारत की अवस्थिति की बात कर लेते हैं। तो भारत की अवस्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है। तो ध्यान रखिएगा भारत की अवस्थिति कैसी है, तो भारत की अवस्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है। तो पहली बातें हमने देखा भारत के संदर्भ में कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, हिंद महासागर के दक्षिण में स्थित है और इसके हिंद महासागर जो है इसके दक्षिण में है। ठीक है, और इसके पूर्व में हमने आपको बताया था बंगाल की खाड़ी और इसके पश्चिम में हमने आपको बताया था अरब सागर। फिर भारत की अवस्थिति कहाँ पर है, तो भारत की अवस्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। ठीक है, चलिए मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाता हूँ। ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, देखिए इसे उत्तरी अक्षांश पूरा पढ़ा जाता है। हाँ, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। तो ध्यान रखिएगा
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। तो अक्षांश तक विस्तार है, तो अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए भारत का, अक्षांशीय विस्तार देखा जाए भारत का, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, और एक मिनट दोस्तों, उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट इसके उत्तरी अक्षांश यानी कि अक्षांशीय विस्तार है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार हमें बताइए, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट इसके उत्तरी अक्षांश आप लोग बताइएगा। अब आइए बात कर लेते हैं भारत के देशांतरीय विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं भारत के देशांतरीय विस्तार के बारे में, आइए समझ लेते हैं। देखिए, भारत के अगर देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ध्यान रखिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है भारत का। इस बात को जरूर याद रखिएगा। अब मैं आपको मैप के माध्यम से दिखा देता हूँ। देखिए, मैप के माध्यम से आप देखिए, ये रहा आपका सामने मैप, तो ये रहा आपके सामने मैप। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। हमने आपको अक्षांशीय विस्तार भी बता दिया और देशांतरीय विस्तार भी बता दिया। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार हमने आपको क्या बताया, ए वाली लाइन याद रखिएगा, वहाँ तक 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट इसका उत्तरी अक्षांश है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका पूर्वी देशांतर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको अब रेस कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ताकि अभी और भी आपको समझाना है बहुत सारी चीज़ें। हाँ, ठीक है, यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और कोई भी छात्र बीच से छोड़कर नहीं जाएगा, थकिए मत। देखिए, डेली इस तरह की क्लास नहीं होती है। ठीक है, आप लोग थकिए मत। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं और कहते हैं कि मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा है। ये सब आपका वहम है। ठीक है, आपके माइंड में सब आ रहा है, केवल आप देखते चलिए और समझते चलिए। ठीक है, फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप अपना काम कर दीजिएगा, हम अपना काम कर देंगे। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी और साथ ही साथ आप लोग 1 से 2 बार अगर क्लास को देख लेंगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपको याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं तो ज़्यादा बेहतर कहूँगा पीडीएफ से ज़्यादा आप क्या करिए, 1 से 2 बार देख लीजिए। हाँ, लेकिन अगर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे तो उसमें क्या होगा, आप रिवीजन कर लेंगे और अच्छे से। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा आप जानते हैं। चलिए, अब आइए बात करते हैं कि कर्क रेखा जो है देश के लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटते हुए जाती है और भारत से कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर जाती है। तो ध्यान रखिएगा, भारत से देखा जाए तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, कर्क रेखा में कौन कौन से राज्य हैं, तो अब आइए इसको समझते हैं। तो गुजरात है, अभी इसको मैं मैप में भी दिखाऊंगा। तो कर्क रेखा में देखा जाए तो गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है भारत के राज्यों से होकर जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए एक बार मैं आपको मैप के माध्यम से दिखा देता हूँ कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है। एक बार मैं आपको मैप के माध्यम से समझा देता हूँ। शायद इसमें मैंने मैप से लिया भी था। चलिए, हाँ, ये रहा मैप, हमने यहाँ पर रखा भी था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे कर्क रेखा होकर जाती है। जैसे हमने आपको बताया गुजरात। ठीक है, तो गुजरात को आप याद रखिएगा। ये रहा, देखिए पहले तो कर्क रेखा आप देख लीजिए, 1 मिनट। ये जो लाइन है ना, एक कर्क रेखा है। ये जो, इसे अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ये है कर्क रेखा मेरे प्रिय साथियों। ठीक है, देखिए ये थोड़ा से यार मुझसे लाइन भी सही से नहीं खिंचा रही है। चलिए, ये रहा कर्क रेखा। ये रही कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जा रही है और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। देखिए
आपके समक्ष ये देखिए, पहला राज्य कौन सा है, गुजरात है। ठीक है, तो गुजरात से तो जा ही रहा है, जा ही रहे। दूसरी बात ये रहा राजस्थान, और राजस्थान में भी देखिए थोड़ा सा टच होके जा रहा है। ठीक है, तो राजस्थान हो गया। तो दूसरा राज्य कौन सा हो गया, राजस्थान। मैप में बिल्कुल माइंड में सेट करते चलिए, पहला गुजरात, फिर राजस्थान। फिर दूसरी बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से तो जा ही रही है बीचों बीच। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को याद रखिएगा। फिर उसके बाद तीसरा राज्य कौन सा है, ये देखिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है यहाँ तक है पूरा। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है पूरा यहाँ तक है, तो छत्तीसगढ़ से भी होकर जा रही है। फिर देखिए झारखंड से भी होकर जा रही है, और झारखंड की राजधानी जो है रांची, तो रांची के ऊपर से ही कर्क रेखा जा रही है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी राजधानी है जिससे होकर कर्क रेखा जाती है या कर्क रेखा पर ही स्थित है, तो वो है झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर ही अवस्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये अतिरिक्त जानकारी रही। फिर दूसरा नेक्स्ट राज्य की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल। ये रहा आपका पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद आप देखिए त्रिपुरा, फिर हो गया मिजोरम। ठीक, देखिए हमने आपको कर्क रेखा के आठों राज्य हमने आपको मैप में दिखा दिया। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाए, यानी कि आपको याद हो जाएगा। चलिए देखिए, हमने आपको बताया गुजरात के बारे में, फिर राजस्थान के बारे में। याद करते चलिए बिल्कुल क्रम से, माइंड में सेट करते चलिए। दूसरी बात है, फिर तीसरा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। चौथा राज्य जो है छत्तीसगढ़, और पांचवा राज्य जो है झारखंड, और छठा राज्य जो है पश्चिम बंगाल, और सातवां राज्य कौन सा है, त्रिपुरा, और आठवां राज्य कौन सा है, मिजोरम है। ठीक है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है। एक अतिरिक्त जानकारी याद रखिएगा कि झारखंड की राजधानी जो है, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची जो है, वो कर्क रेखा पर ही अवस्थित है। किस पर है, कर्क रेखा पर ही अवस्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए अतिरिक्त जानकारी है। ठीक है, यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं, कुछ और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए समझ लेते हैं कि भारत की मानक समय रेखा। देखिए, भारत की मानक समय जो है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। जो भारत के मानक समय जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, यानी कि मानक स्टैंडर्ड कहाँ से लिया गया है, एक तरीके से वो टाइम लिया गया है कहाँ से, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है, जो 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो भारत का मानक समय लिया गया है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो नैनी नामक स्थान से लिया गया है, नैनी नामक स्थान से लिया गया है। और कहाँ पर स्थित है, तो 82.5 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और यह जो समय है, जो ग्रीनविच माध्य समय है, उससे कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो मानक रेखा है कितने राज्यों से होकर जाती है, या कितने राज्यों पर होकर जाती है, ज़्यादा याद सही रहेगा। ठीक है, अब आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है, 5 राज्यों से। और हमने मानक समय लिया कहाँ से है, तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया और लिया है। तो कौन से 5 राज्य हैं, तो एक देखिए आपका यूपी है, फिर दूसरा है मध्य प्रदेश, ये है मानक समय। ठीक है, चलिए अब इसको फिर मेरे इरेज कर देता हूँ ताकि आपको याद है। यूपी मैप में याद करते चलिए, फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर है आपका छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा, फिर उसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों को याद कर लीजिएगा। अगर ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। और इसकी ट्रिक क्या है मेरे प्रिय साथियों, इसकी ट्रिक है एक तरीके से, उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने। तो उत्तर फॉर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मधु फॉर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, मधुमक्खी फॉर मध्य प्रदेश, छत्ता का मतलब हो जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ाया का मतलब हो जाएगा उड़ीसा,
अंधे का मतलब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने, ठीक है। इस बार इस ट्रिक को याद करके जाइएगा ताकि आपको सही हो जाए, आपका क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। तो 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा होकर जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन कौन से राज्य हैं? एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा है उड़ीसा और पाँचवा है आंध्र प्रदेश। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ना हो क्लास को आज ऑफ कर देते हैं अब, ठीक है। इसकी हम दूसरी क्लास भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरी क्लास भी इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। समय तो वैसे मैं आपको और अच्छे से और ज़्यादा पढ़ा दे सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कुछ छात्र अब छोड़कर जाने वाले हैं और उन्हें बहुत टेंशन हो रही है कि सर कब ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको क्लास बेहतर लगी तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और एक और बात ध्यान रखिएगा, आज आप लोग व्हाट्सअप अभियान चलाइएगा। व्हाट्सअप अभियान में क्या करना है, सभी लोगों को, सभी छात्रों को, नंबर मेरे पास है। कोई भी छात्र अगर ये सोच जाता है कि मेरे पास उसका नंबर नहीं है और मेरे पास उसका स्टेटस नहीं आता, तो फिर वो गलत सोच रहा है। सभी का नंबर मेरे पास है, सभी का स्टेटस मेरे पास आता है। बस बशर्ते मैं किसी का स्टेटस चेक नहीं करता हूँ, एक आध बार गलती से हो गया तो ठीक है, नहीं सबके स्टेटस में म्यूट रखता हूँ, मुझे पता है। लेकिन हाँ, आज मैं सभी छात्रों को चेक करूँगा कि कितने ऐसे छात्र हैं जो व्हाट्सअप स्टेटस में हमारा साथ दे रहे हैं या सहयोग दे रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों। अगली आने वाली क्लास को भूलिएगा नहीं, बिल्कुल इस क्लास को याद रखिएगा। मैं बहुत जल्द करवाने वाला हूँ, कल ही करवा दूंगा हो सकता है, ठीक है। कल करवा दूँ नहीं, परसों करवा दूंगा, लेकिन कल ही मान के चलिए, हो सकता है मैं करवा ही दूँ, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों। टेक केयर ऑल ऑफ यू।